गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द 5P मॉडल लेसन प्लान डिज़ाइन। कि देखिए, लेसन प्लान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। और एक लेसन प्लान कैसे बनाना है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, उसको जानना एक टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए 5P मॉडल को आज हम समझेंगे। और ये जो 5P मॉडल है, ये बेसिकली स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल है। स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल का मतलब है कि जिसमें स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल है, जिसमें स्टूडेंट को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ स्टूडेंट एक लीडिंग रोल प्ले करता है। स्टूडेंट के लिए ही सारा जो प्रोसेस है, एजुकेशनल प्रोसेस है, जो डिज़ाइन है, सब कुछ किया जाता है स्टूडेंट के लिए। तो जो 5V मॉडल है, इसका 5 स्टेप्स है, जिसको हम आगे जाके 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो 5P मॉडल लेसन प्लान है, डिज़ाइन है, कि ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल है वेयर लर्नर्स बिल्ड न्यू आइडियाज ऑन टॉप ऑफ प्रायर नॉलेज, डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ ऑल एजेस। देखिए, ये जो 5P मॉडल है, ये एक कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शनल मॉडल का मतलब क्या है? कि ऐसा मॉडल जो कि जोर देता है कि कोई भी बच्चा कैसे खुद से अपना नॉलेज का निर्माण करता है, कैसे अपने खुद का ज्ञान का निर्माण करता है, उसके ऊपर ये जोर देते हैं। और यहाँ पे जो लर्नर कुछ पहले से सीखे हुए होते हैं, उसके ऊपर कैसे हेल्प करता है वो अपने न्यू नॉलेज को सीखने के लिए, उसके ऊपर जोर देते हैं। बेसिकली ये जो 5P मॉडल है, इसमें हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चा पहले से क्या सीखा है, और वो पहले से जो सीखा होगा वो कैसे एक न्यू चीज़ सीखने के लिए मदद करता है, उसके ऊपर जोर देना। तो 5P मॉडल बेसिकली उसी के ऊपर काम करता है। और ये हर एक स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए भी, और चाहे कोई भी एज के लिए हो, चाहे प्राइमरी स्कूल के लिए हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए हो, 5P मॉडल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए 1 बाय 1 हम एक एक स्टेप को, 5P मॉडल को हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, 5P मॉडल क्या है बेसिकली? ये जो 5P मॉडल है, इसको डेवलप्ड बाय रॉगर बेबी, आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसको रॉगर, हम कह सकते हैं रॉगर बेबी ने दिए थे, जो कि चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी, जो कि चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं बायोलॉजिकल साइंस और करिकुलम स्टडी का। द 5P मॉडल डिस्क्राइब्स अ टीचिंग सीक्वेंस एप्लीकेबल टू एंटायर प्रोग्राम्स एंड इंडिविजुअल लेसन्स। देखिए, 5P मॉडल क्या बताता है कि टीचिंग कैसे एक सीक्वेंस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देना चाहिए, कि एक सीक्वेंस में कैसे, एक सीक्वेंस में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में दी जाती है, उसको ये बताता है कौन? 5P मॉडल। कि कौन सा स्टेप के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़ाओगे। जैसे आप कोई भी, मान लीजिए कोई टीचर है, जैसे वो क्लासरूम को एंटर करता है, पहले उसको क्या करना चाहिए, देन नेक्स्ट उसको क्या करना चाहिए। पहले स्टूडेंट के सामने मतलब क्लासरूम एंटर करेगा, उसके बाद कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, अपना टॉपिक को कैसे स्टूडेंट के पास रखेगा, उसको कैसे समझाएंगे। ये सारा जो है, ये टोटल स्टेप बाय स्टेप बताता है कौन? 5P मॉडल। जो कि 5E जो स्टेप है, उसमें वो डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सा आता है। टीचर को उस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है अगर टीचिंग को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना है। तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया अबाउट 5P मॉडल। इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग, कोलैबोरेशन एंड स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शंस विद इंडिविजुअल्स, फेनोमेना एंड एनवायरनमेंट। ये एक क्या है? ये एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है। इसमें बच्चे जो पैसिव लर्नर नहीं रहते, वो एक्टिव रहते हैं, राइट? वो लोग एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट एंगेज रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं अगर इस मॉडल से हम पढ़ाते हैं तो। उसके साथ वो कोलैबोरेशन, मतलब ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि एक दूसरे का हेल्प होगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप में। और उसके साथ ये स्टूडेंट सेंट्रिक रहता है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू। और स्टूडेंट क्या करते हैं? वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके वो अपने न्यू नॉलेज डेवलप करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए
वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे एक एक स्टेप, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है एंगेज, देन एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट। ये हो गया 5 phases ऑफ 5P मॉडल ऑफ टीचिंग। ये पांचों स्टेप को फॉलो करके ये जो 5 स्टेप्स है इसको फॉलो करना पड़ता है अगर टीचिंग को एक इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना है। तो ये जितने भी स्टेप है हम उसको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कौन सा स्टेप में क्या करते हैं टीचर, एंगेज स्टेप में क्या करते हैं, एक्सप्लोर स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन स्टेप में क्या करते हैं, इलैबोरेशन और इलैबोरेट स्टेप में क्या करते हैं टीचर, देन इवैल्यूएट स्टेप में क्या करना पड़ेगा। ये पांचों स्टेप को फॉलो करना पड़ता है टीचिंग के दौरान। तो फर्स्ट फेज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंगेज। एंगेज मतलब क्या है, कोई भी बच्चा को अपने पढ़ाई में पहले इंटरेस्ट पैदा करना, जेनरेटिंग इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। उसके अंदर मतलब स्टूडेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट, एक आग्रह सृष्टि करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चा, जितने एक टीचर है राइट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्लासरूम में टीचर एंटर करते हैं। कोई भी टॉपिक हो, या फिर साइंस, केमिस्ट्री, या फिर एजुकेशन, कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो जिसको टीचर पढ़ाने जा रहे हैं क्लासरूम में, तो पहले वो एंटर करेंगे क्लासरूम में। जैसे वो एंटर करेंगे, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट वो क्या पढ़ाने लग जाएंगे, नो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब इनडिसिप्लिन रहते हैं क्लासरूम में। मतलब जैसे वो जाएंगे, एंटर करेंगे, तो बच्चों शायद वो किसी से बात कर रहे होंगे, या फिर खेल दौड़ रहे हैं, जो भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो डायरेक्ट अगर हम टॉपिक में जाएंगे तो बच्चा शायद ना समझ पाए। तो इसीलिए टीचर का पहला काम है कि उनके अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उनको प्रिपेयर करना, मेंटली उनको तैयार करना। जैसे कि वो रेडी हो जाएंगे पढ़ने के लिए, अपना पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन टॉपिक के ऊपर डालेंगे, ताकि वो टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएं, उसको अंडरस्टैंड कर पाएं। तो इसीलिए टीचर क्या करते हैं, पहले एंगेज करना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उनके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उनको टॉपिक के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसमें टीचर कौन कौन सा एक्शन करते हैं, पहले कनेक्ट प्रायर नॉलेज। टीचर का काम क्या है, अगर बच्चों को टीचर एंगेज करना चाहते हैं तो पहले वो क्या करेंगे कि बच्चों को वो बोले, मतलब उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पहले से कोई भी बच्चा कुछ नॉलेज गेन किया होगा, उसके बारे में पहले वो पूछेंगे, टीचर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप इसके बारे में जानते हो। मान लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, राइट, गौतम बुद्ध के बारे में टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं टीचर, राइट। तो पहले टीचर क्या करेंगे, क्या आप कौन से रिलीजियन से हो, आप कितने रिलीजियन के नाम जानते हो, ऐसे आप पूछेंगे, आप किसको मानते हो। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते हो कि नहीं, क्या आपने ये नाम सुना है। तो ये सब आप बेसिक क्वेश्चन, जो उसका प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। और अगर बच्चा बोलेगा कि हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ या फिर जानता हूँ, तो टीचर क्या करेंगे, उसको न्यू टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, और उस टाइप का कुछ चीज़ों के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले टीचर का काम क्या है कि बच्चा कोई भी पहले से कुछ नॉलेज गेन किया होगा, तो उसी के आधार से हम उस न्यू टॉपिक के पास हम पहुंच सकेंगे। उसको पहले से जो सीखा हुआ चीज को पूछेंगे, उसके बाद जैसे ही वो हमारे जो न्यू टॉपिक के क्लोज आने लगेगा, उसको हम कनेक्ट करेंगे, राइट। देन फोकस अटेंशन। फोकस अटेंशन इसमें क्या होगा कि टीचर यूजेस पिक्चर्स एंड क्वेश्चंस टू डायरेक्ट स्टूडेंट्स टुवर्ड द टॉपिक एंड लर्निंग आउटकम्स। देखिए, फोकस अटेंशन मतलब बच्चा का, कोई किसी भी स्टूडेंट्स का, उनका ध्यान को पढ़ाई की तरफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, टीचर कुछ स्टिमुलस यूज करेंगे, कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। मान लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो गौतम बुद्ध का कोई इमेज या फिर पिक्चर्स दिखाएंगे, या फिर स्क्रीन अगर है मतलब स्मार्ट बोर्ड, तो उसमें उनका पिक्चर दिखा सकते हैं, या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, ताकि हमारा लर्निंग आउटकम जो है वो बेटर हो सके। देन स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी। स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी मतलब बच्चा का जो आग्रह है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ क्यूरियस एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ जोक्स उनको सुना सकते हैं, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो वो उनको सुन के इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, आपके तरफ उनका अटेंशन आ सके, या फिर पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो सकें।
तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा कि एक्टिविटीज एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड बिकम मेंटली एंगेज्ड इन द कॉन्सेप्ट। आप ऐसे बच्चों को तैयार कीजिए कि उनको ऐसे चीज दिखाइए कि बच्चे प्रश्न पूछने लगेंगे। अगर वो लोग क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो उनका अटेंशन आपके ओर आने लगेगा, आपके टॉपिक की ओर आने लगेगा। ऐसा नहीं कि हम आए और पढ़ाना शुरू कर दिया, नो, ये गलत है। आप पहले बच्चों को एंगेज कीजिए, आपके टॉपिक पे उनका ध्यान लाइए, तभी आपका टीचिंग जो है मीनिंगफुल हो पाएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्लोर फेज। इसमें क्या होता है कि ये कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क है। इसमें देखिए, इस स्टेप में क्या होता है कि टीचर न्यू टॉपिक के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर बताते हैं। मान लीजिए आप पहले उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लिया कि पहले से वो कुछ जानते हैं कि नहीं एक टॉपिक के बारे में। देन आपको पता चल गया कि वो बच्चों का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, प्रीवियस नॉलेज है, तब आप क्या करेंगे, आप जो टॉपिक प्रिपेयर किए हैं पढ़ाने के लिए उसको बताएंगे कि हम इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ने जाएंगे या फिर पढ़ेंगे। तो इसमें एक्सप्लोर होता है, मतलब न्यू टॉपिक के बारे में आप बताते हो बच्चों को। और इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क। Students work in groups of 4 or 5, each with a chosen leader. The teacher assigns task and act as a facilitator, guiding exploration. देखिए, इसमें फिर टीचर क्या करेंगे कि ग्रुप बनाएंगे, राइट? या फिर देखिए, आप स्कूल में तो आपने देखा ही होगा कि 4 और 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाते हैं, उसमें एक लीडर रहता है, लीडर जो कि वो ग्रुप को मेंटेन करता है, वो ग्रुप में डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, बच्चों को गाइड करता है, या फिर वो इंटरेक्शन में लीडिंग रोल प्ले करता है। तो आप 4 या 5 स्टूडेंट को पहले ग्रुप कर देंगे, मतलब उनका कैपेबिलिटी के अनुसार, उनका लेवल के अनुसार, उनका अचीवमेंट के अनुसार। आप मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, या फिर कोई मॉडरेट स्टूडेंट है तो उनका, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कोई मतलब वीक स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो पुअर स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने में पुअर हैं, उनको आप बेटर गाइड कर सको। उनको अगर आइडेंटिफाई कर पाओगे तो उनको बेटर गाइड कर पाओगे, उनको ज्यादा अटेंशन दोगे, उनको ज्यादा मोटिवेट या फिर समझाने की कोशिश करोगे। तो 4 या 5 स्टूडेंट को लेके आप एक ग्रुप बना लीजिए। देन उनका एक लीडर चूज कीजिए। देन उनको काम दीजिए और प्रॉब्लम या फिर कोई भी चीज को आप उनको कुछ टॉपिक को या फिर किसी बारे में आप उनको एक्सप्लोर करने के लिए बोलिए। एक न्यू टॉपिक हो सकता है, उनका कुछ नॉलेज, कुछ भी। और टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। फैसिलिटेटर मतलब वो बस आपको गाइड करेंगे, काम आप खुद करोगे। कोई टॉपिक के बारे में आप जानने की, मान लीजिए कोई टॉपिक टीचर ने बता दिया कि गौतम बुद्ध मान लीजिए, तो बच्चों को क्या बोला जाएगा कि आप इसके बारे में ढूंढिए, कुछ जानकारी इकट्ठा कीजिए। अगर आप या फिर कुछ भी नॉलेज है तो उसको एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, तो बच्चे ढूंढने लगेंगे। आप अगर मॉडर्न टाइम में अगर इंटरनेट की बात करें तो मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको एक टॉपिक दिया गया है, तो वो क्या करेंगे, उस टॉपिक के बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक क्या है, ये चीज क्या है, ये कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल मैनर में वो लोग ढूंढेंगे और टीचर यहाँ पे उनको गाइड करेंगे। देन स्टूडेंट यूज टेक्स्ट बुक डिस्कस within groups and compare result building a common base of experience. Then student क्या करेंगे कि अपने बुक्स यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे कि क्या टीचर ने जो टॉपिक दिया था वो क्या टेक्स्ट बुक में है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे कभी ना कभी अपनी जिंदगी में। उसमें क्या होता है कि कुछ जो आमिर खान होता है, मतलब वो कुछ लिखते हैं, उनके जो वाइट बोर्ड कह सकते हैं उसमें कुछ लिखते हैं। लिखने के बाद इसका आंसर ढूंढने के लिए सारे स्टूडेंट को मतलब कहते हैं, तो सारे लोग अपने किताब खोल लेते हैं और ढूंढते हैं कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। बाद में पता चलता है कि वो उसका आंसर तो है ही नहीं। तो इस तरह का कुछ एक्टिविटीज करना होता है एक्सप्लोर फेज में। टीचर बस आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपका काम को इजी करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और मेन जो काम है, जो ढूंढने का, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का या फिर कोई भी टॉपिक को जानने का काम कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा, राइट। जिसके वजह से क्या होगा, बिल्डिंग अ कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंस। वो एक दूसरे के साथ अपने थॉट या फिर जो नॉलेज को शेयर करेंगे, जो भी मिलेगा, मतलब जो भी फाइंडिंग्स उनको मिलेगा, जो भी उनको जानकारी मिलेगा, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। एक दूसरा का रिजल्ट कंपेयर करेंगे कि इसको क्या मिला है, एक्स को क्या मिला है, वाई स्टूडेंट को क्या मिला है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये तो हो गया एक्सप्लोर स्टेज। देन एक्सप्लेन, ये थर्ड फेज है। ये बेसिकली टीचर का मेन काम है, एक्सप्लेन, क्योंकि टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट एक्सप्लेन एक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर।
अब जब स्टूडेंट अगर कोई टॉपिक के बारे में डिटेल उन्होंने सर्च किया या फिर टेक्स्ट बुक से उन्होंने जो ढूंढा, उस टॉपिक के बारे में जो भी नॉलेज इकट्ठा किया, उसको अब वो समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने ओन लैंग्वेज में, सबके सामने वो बताएंगे कि इसका मीनिंग ये है, इसमें ऐसा होता है, राइट। देन इसकी वजह से क्या होगा, वो अपने न्यू स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे, उनका न्यू लर्निंग को दिखाता है। देन इंट्रोड्यूस फॉर्मल टर्म्स, टीचर इंट्रोड्यूस डेफिनेशन एंड फॉर्मल एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्सेप्ट, प्रोसेसेस एंड स्किल। देन यहाँ आता है फिर टीचर का काम, राइट। टीचर क्या करेंगे कि जो भी डेफिनेशन होगा या फिर फॉर्मल, पहले स्टूडेंट बोलेंगे कि क्या है इसका मतलब, देन टीचर उसको रेक्टिफाई करेंगे और समझाएंगे उनको कि इसका मतलब ये है, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। कौन? टीचर बताएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी ग्रुप्स थे, उनको गौतम बुद्ध के लाइफ और फिलॉसफी के बारे में ग्रुप में बोला गया कि आप इसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए। देन स्टूडेंट ने, जितने भी ग्रुप में थे, जितने भी बच्चे, वो अपने हिसाब से गौतम बुद्ध के फिलॉसफी के बारे में उन्होंने ढूंढा या फिर किताब से कुछ भी सर्च किया। देन उनका नेक्स्ट काम होगा एक्सप्लेन में, वो जो भी ढूंढा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट मतलब गौतम बुद्ध के बारे में, उनके फिलॉसफी के बारे में, उसको आप समझाएंगे। तो हालांकि अगर ये स्टूडेंट है तो उनका एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी रह जाएगा, तो इसमें टीचर क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। क्या मतलब? जैसे कि वो खुद एक्सप्लेन करेंगे उसका डेफिनेशन, उसको और इलैबोरेट मैनर में एक्सप्लेन करेंगे। उनका कुछ डेफिनेशन, कुछ शब्द होगा जो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, उसको समझाएंगे टीचर। कुछ डिफिकल्ट वर्ड होगा उनका फिलॉसफी का, तो उसको टीचर एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल जो कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस, स्किल, जो भी। देन लिंक पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ना कैसे? स्टूडेंट कंपेयर देयर एक्सप्लेनेशन विद पीयर्स एंड कनेक्ट प्रायर नॉलेज टू न्यू लर्निंग। अब स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें? मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो सब स्टूडेंट का अलग अलग एक्सप्लेनेशन होगा, राइट। ए का अलग एक्सप्लेनेशन होगा, बी का अलग एक्सप्लेनेशन होगा, सी का कुछ नया ढूंढा होगा। तो सारे अब क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कि भाई तेरा कैसा हुआ, और बी को पूछेगा कि तेरा रिजल्ट क्या बता रहा है, तुमने क्या ढूंढा। तो ये क्या हो गया, हर एक बच्चों को, मतलब हर एक पीयर्स को, अपने जितने भी दोस्त को जो भी उन्होंने ढूंढा, मतलब 4-5 ग्रुप है ना इसमें, तो आप एक ग्रुप को सेम टॉपिक दिए थे, दूसरे ग्रुप को भी। तो मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि एक ग्रुप जो मतलब टेक्स्ट बुक से जो नॉलेज मिला, मतलब उनको जो नॉलेज या फिर फैक्ट मिला होगा, बी ग्रुप का भी सेम होगा, नहीं, उनका अलग भी थोड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एक दूसरे को वो पूछेंगे, कंपेयर करेंगे अपने नॉलेज को, और उसके साथ वो अपने प्रीवियस नॉलेज को जो न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करेंगे। देन अब आता है इलैबोरेट फेज। ये और भी ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अप्लाई न्यू नॉलेज, स्टूडेंट यूज न्यू कॉन्सेप्ट इन अनफैमिलियर सिचुएशंस, कनेक्टिंग आइडियाज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होगा कि देखिए, स्टूडेंट जो सीखा है या फिर जो भी उसने एक्सप्लेनेशन फेज में जो भी सीखा, उसको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि गौतम बुद्ध के बारे में, मिडिल पाथ के बारे में बात करते हैं, या फिर वो 4 मिजरीज के बारे में बोलते हैं, 4 ट्रूथ, नोबल ट्रूथ के बारे में, 4 एक सत्य के बारे में बोलते हैं। तो उसको बच्चा अगर समझेगा तो उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देगा कि हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ वो अप्लाई करेंगे, जो भी सीखा है उन्होंने उसको अप्लाई करेंगे अनफैमिलियर एक न्यू सिचुएशन में। वो अपने सीखे हुए चीज का एग्जाम्पल देंगे कि इसमें भी ऐसा हो सकता है, राइट। देन उसके साथ साथ वो मतलब अपने प्रीवियस जो नॉलेज उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को, मान लीजिए किसी भी बच्चा मैथ पढ़ रहा है, राइट, तो उन्होंने फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूला सीखने के बाद वो क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को यूज करके एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सीखा एक फॉर्मूला या फिर कोई एक एग्जाम्पल, फिर अगर न्यू एग्जाम्पल देंगे तो उसमें वो भी कर पाएगा। तो वो क्या है, अप्लाई न्यू नॉलेज, की कोई भी पहले से सीखा हुआ चीज को आप न्यू चीज सीखने के लिए उसको यूज करोगे। देन डीपन अंडरस्टैंडिंग, लर्नर्स ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम एविडेंस एंड डेटा, रिफाइनिंग स्किल्स थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस। देखिए, स्टूडेंट का नॉलेज और ज्यादा डीपन होता है इलेबोरेट फेज में। इस फेज में बच्चे नॉट ओनली क्या वो समझते हैं चीजों को, वो उसका कंक्लूजन भी निकालते हैं अपने अनुसार या फिर अपने एविडेंस के साथ, डेटा के साथ, और उनका स्किल और ज्यादा बेटर होता है, उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए हम जैसे बड़े होते जाते हैं, पहले हम उनके बारे में बस नॉलेज था, बाद में हम उसको समझने लगे हैं, देन उसको अप्लाई करते हैं,
राइट। देन धीरे 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 हम उसको और भी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस बनते हैं। तो ये होता है अपने डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसी तरह इलेबोरेट फेज में होता है। देन कम्युनिकेट फाइंडिंग्स, स्टूडेंट शेयर देयर अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स, reinforcing and extending their learning। देन और क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो भी उनको फाइंडिंग्स मिला है या फिर किसी भी टॉपिक में या फिर कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई मैथ का कोई प्रॉब्लम दिया है, तो उनको जो समझ में आया, जो उनको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ पढ़ने के बाद या फिर कोई बुक्स से पढ़ने के बाद, उसको दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, जिसकी वजह से उनका लर्निंग बेटर होगा, इफेक्टिव होगा। देन द लास्ट फेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, इवैल्यूएशन फेज, और हम कह सकते हैं इवैल्यूएट। इस स्टेज में क्या होता है भाई, इवैल्यूएशन दो तरीके से होता है। एक टीचर असेसमेंट होता है, एक स्टूडेंट का सेल्फ असेसमेंट होता है। टीचर असेसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे टीचर, आपके जो टीचर हैं वो आपको असेस करेंगे, राइट। वो आपके नॉलेज को टेस्ट करेंगी कि आपको कितने दूर समझ में आया चीज को, या फिर आप कितने जान पा रहे हैं, आपका स्किल कितना डेवलप हुआ, आपका नॉलेज कितना डेवलप हुआ। उसको कुछ प्रश्न पूछेंगे, ओरल या फिर रिटन टेस्ट होगा आपका, और उसी से हम मतलब कोई भी टीचर अंदाजा लगाएगा कि ये स्टूडेंट का कितना नॉलेज है, ये कितना जानता है, ये इसने कितने चीज सीख पाया है और कितना दूर इनको समझ में आया है। तो इसमें क्या होता है, इवैल्यूएट स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो पहले से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि आप पढ़ाने का जो उद्देश्य था, बच्चों को क्या सिखाना था, पहले जब क्लास में आप एंटर करते हैं तो आप कुछ यूँ लेके आते हैं कि बच्चों को मुझे ये सिखाना है, बच्चों को मुझे गौतम बुद्ध के लाइफ स्टोरी के बारे में या फिर फिलॉसफी के बारे में सिखाना है, ऐसे सोच के आप क्लासरूम आए थे। अब आप पढ़ा चुके हो सारे टॉपिक, राइट, जो टॉपिक को पढ़ा लिए हो, अब आप उसको असेस करोगे और हम कह सकते हैं इवैल्यूएट करोगे कि क्या बच्चों को वो जो मैंने पढ़ाया था वो समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर वो कितने दूर समझे हैं, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा, उनको इवैल्यूएट करने में, उनको क्वेश्चन पूछोगे, उनका असेसमेंट करोगे, या फिर ओरली कर सकते हो, या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकता है, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकता है। देन स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, खुद को असेस करेगा, राइट। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मैंने कुछ टॉपिक पढ़ लिया, राइट, टॉपिक पढ़ लिया। अब मैं क्या करूँगी, मान लीजिए आंख बंद कर लूँगी और खुद से बोलूँगी कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, राइट। मैं खुद को खुद असेस करूँगी। अगर मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे कहीं पे गलती हो रहा है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट भी खुद को इवैल्यूएट, मूल्यांकन कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट। और वो पहले से, और ये आप ऐसे टेस्ट भी कर सकता है कि वो पहले क्या जानता था और अभी क्या जानता है। क्या वो मान लीजिए कोई इंग्लिश में पढ़ाई किया था, कुछ टॉपिक इंग्लिश का जो उसने पढ़ाई किया, तो वो कंपेयर करेगा क्या पहले मुझे आता था कि नहीं, अभी मुझे कितना नॉलेज आ रहा है, मेरा कितना नॉलेज इंप्रूव हुआ है। वो अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकता है खुद से, उनके प्रायर एक्सपीरियंस कैसा था, अभी कैसे है, वो खुद को वो टेस्ट कर सकता है, जिसको हम स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। और ये लास्ट स्टेज है। द फाइनल फेज encourages learners to assess their own understanding while giving teachers a window into concept mastery and skill development. Students demonstrate knowledge and thinking, measuring growth against their starting point. इसमें बच्चे अपने ग्रोथ कितना हुआ वो देखते हैं, कितना उनका स्किल में इम्प्रूवमेंट हुआ, स्किल में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, राइट। देन उनका नॉलेज में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, नॉलेज कितना इंक्रीज हुआ। ये सारे इवैल्यूएशन फेज में होता है कि मैं पहले क्या जानती थी, अब पढ़ने के बाद मेरा कितना नॉलेज इंप्रूव हुआ, राइट। मान लीजिए आप से फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए इंग्लिश का कुछ वर्ड्स सीख रहे हो, तो मान लीजिए पहले आपको कितना आता था, पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आ रहा है या फिर कितना वर्ड आप सीख पा रहे हो। इसको आप कैसे जानोगे, आप क्वेश्चन करके खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर खुद का असेसमेंट कर सकते हो, या फिर टीचर के माध्यम से भी आप खुद को मतलब टीचर भी आपको असेस करके आपका नॉलेज कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आपका मास्टरी कितना, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कितना डीप नॉलेज डेवलप हुआ, उसको चेक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द 5A मॉडल ऑफ टीचिंग। ये पढ़ाने का 5 स्टेप है, जो कि जिसको हम 5E मॉडल, क्योंकि 5E, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट लास्ट स्टेप है, एंगेज फर्स्ट स्टेप है,
एंगेज में स्टूडेंट के इंटरेस्ट क्रिएट की जाती है, देन एक्सप्लोर किया जाता है किसी भी न्यू टॉपिक के बारे में, देन एक्सप्लेन उसके बारे में समझाया जाता है, देन और डीपली उसको नॉलेज को अप्लाई की जाती है, देन इवेलुएट उसको मूल्यांकन करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन के माध्यम से। ये टीचर असेसमेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट असेसमेंट भी हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।